नमस्कार, वेलकम टू पर्व स्टडी जोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी क्विज़ लेकर आए हैं। इस वीडियो में हमने वही क्वेश्चंस रखे हैं जो पिछले विगत वर्षों में आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जैसे जेल वार्डन का एग्ज़ाम हो गया, बीएड का हो गया, टीटी का हो गया। तो ये सारे एग्ज़ाम्स जो भी हैं, इनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में रखे हुए हैं। तो चलिए बिना देर के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, हिंदी का संबंध किससे है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शौरसेनी अपभ्रंश, इससे हिंदी का संबंध है। अगले सवाल पर चलते हैं। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण कंठ है? अब यहाँ पर ये जो कंठ लिखा है, इसका मतलब है कि आपके गले से जिन वर्णों को बोलने में आवाज़ निकलती हो। तो यहाँ आप ऑप्शन में देख सकते हैं, इसके हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि जो गा वर्ण है इसे बोलने में आपके गले से आवाज़ निकलती है, इसलिए यहाँ पर गा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन छ किन ध्वनियों से मेल से बना हुआ है? तो यहाँ पर आप इसको बोल कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा का बोलते हैं और फिर श बोलते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, आधा का और श, इससे मिलकर के संयुक्त व्यंजन छ बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देवनागरी सरकारी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 49। देवनागरी सरकारी वर्णमाला में 49 वर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 11। देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की संख्या 11 है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, परिश्रमी किस प्रकार का विशेषण है? तो आप यहाँ पर वर्ड को देखिए और फिर आप अपना ये एक ओपिनियन बनाइए कि परिश्रमी यहाँ पर उसके गुण को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाना चाहिए, गुणवाचक, यानी कि परिश्रमी में गुणवाचक विशेषण है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ध्यानपूर्वक शब्द है, यहाँ पर आपको इस शब्द को देखना और बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कि ये किस तरीके का शब्द है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ध्यानपूर्वक को अगर हम पढ़ने के केस में ही ले लें तो ध्यानपूर्वक वो पढ़ रहा है। यहाँ पर ध्यानपूर्वक जो है उसके पढ़ने की रीति को बता रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि ध्यानपूर्वक शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का है। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम में कितने भेद हैं? तो ज़्यादातर लोगों को ये आंसर पता होगा, इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6। सर्वनाम में 6 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुण संधि। ज्ञानोदय में गुण संधि है। आगे बढ़ते हैं। विसर्ग संधि किस शब्द में है? तो ऑप्शन देखिए और अपना आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर सही हो जाएगा, अतएव, यानी कि ऑप्शन ए, अतएव शब्द में विसर्ग संधि है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? तो आप यहाँ पर इस शब्द को देखिए और ये लिखा हुआ है पीतांबर। पीतांबर का मतलब होता है पीला है, जिसके, या कह सकते हैं कि जिसके वस्त्र पीले हैं। तो पीले वस्त्र धारण करने वाले हैं कृष्ण जी,
तो इस हिसाब से यहाँ पर तीसरा अर्थ भी निकल रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुव्रीहि समास में प्रथम पद और द्वितीय पद के बाद में एक तृतीय पद भी निकलता है, तो उस हिसाब से पीताम्बर में बहुव्रीहि समास सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रपाणि दर्शनार्थ में कौन सा समास है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। चक्रपाणि दर्शनार्थ में अव्ययी भाव समास है। आगे बढ़ते हैं। शब्द तिरंगा में कौन सा समास है? दोस्तों आपको पता होगा द्विग समास में जो द्विग समास होता है आपका, उसमें होता है गिनतियाँ, यानी आपके जो भी जिन शब्दों में द्विग समास होगा उनमें गिनतियाँ आनी आवश्यक हैं। तो यहाँ पर आप अगर इस शब्द को देखेंगे तिरंगा को, तो यहाँ पर आप इस शब्द से ये कह सकते हैं कि इसमें 3 रंगों की बात हो रही है, यानी कि इसमें गिनतियाँ आ रही हैं, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि तिरंगा शब्द में द्विगु समास है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अमेय। दोस्तों ये जो अमेय शब्द है ये अमृत का तद्भव शब्द है। अमृत एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव है अमेय, इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नीरधि। दोस्तों हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो कमल होता है, कमल के पर्यायवाचियों के आखिरी में ज आता है। अगर बात करें बादल की तो सेम ही होते हैं, लेकिन उनके आखिरी में द आ जाता है, जो बादल के पर्यायवाची होते हैं। और इसके बाद जो सागर के पर्यायवाची होते हैं उनके आखिरी में धी आता है। ये तीनों में एक खास चीज़ है कि सागर, बादल और जो ये आपका कमल है, तो कमल के जो पर्यायवाची होते हैं उनके आखिरी में होता है ज, और जो बादल होते हैं उनके आखिरी में द, और सागर के जो पर्यायवाची होते हैं उनके आखिरी में धी होता है। तो आप यहाँ से भी एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अहि का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पर आप पहले अहि का मतलब निकाल लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अहि का मतलब होता है सर्प, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिंधुर। सिंधुर जो है वो अहि का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सरीसर्प, उरग और पवनाश ये सारे ही सर्प के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि इन चारों शब्दों में से कौन सा एक अलग है। तो आप यहाँ पर देखिए, करी, गयंद और गज ये सारे के सारे हाथी के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये जो भानु फल है ये केला का पर्यायवाची है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे हाथी के पर्यायवाची हैं और जो भानु फल है वो केले का, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। सृष्टि का विलोम है, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रलय। सृष्टि का विलोम प्रलय है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अर्वाचीन का विलोम क्या होता है। तो आप यहाँ पर अर्वाचीन का मतलब निकाल लें अगर, तो अर्वाचीन का मतलब होता है नया, यानी कि नवीन, लेकिन इसका विलोम जो आपको यहाँ पर बताना है, इसलिए इसका विलोम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी कि ज्ञान, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अगोचर। जिनका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं होता हम उन्हें अगोचर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है,
हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समिधा। हवन में जो लकड़ी जलती है उसे हम लोग समिधा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 11 से 15 वर्ष के बालक को क्या कहा जाता है? तो आप खुद ही बता सकते हैं यहाँ पर। ऑप्शन डी सही होगा, किशोर। 11 से 15 वर्ष के बालक को किशोर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय से पूर्व के समय को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उषा काल। सूर्योदय से पूर्व के समय को उषा काल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कमल से युक्त जलाशय को क्या कहा जाता है? तो ये इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुष्कर। जो जलाशय जिसमें कमल होते हैं उसे पुष्कर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आधी रात के आकाश को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निशीथ। आधी रात के आकाश को निशीथ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जीतने की इच्छा वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिगीषु। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जीतने की इच्छा वाले व्यक्ति को जिगीषु कहा जाता है, लेकिन जीतने की इच्छा रखना उसे जिगीषा कहा जाता है। ठीक है। और जिज्ञासा, जो आप सभी जानते होंगे, जानने की इच्छा, उसे जिज्ञासा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मुहावरों का अर्थ बताना है। सवाल है आँख की किरकिरी होना। आप यहीं पर ऑप्शन से ही देख के बता देंगे, मुझे पता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अप्रिय होना। आँखों की किरकिरी होना का मतलब होता है अप्रिय होना। आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है 3-13 होना। ये भी आप लोग बहुत इजीली बता लेंगे। इसका मतलब होता है बिखर जाना, इधर उधर सारा कुछ खराब हो जाना। तो 3-13 हो जाना मुहावरे का अर्थ होगा बिखर जाना। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है ये लास्ट इस वीडियो का। तो ये है गांठ का पूरा होना, यानी कि मालदार होना। ऑप्शन डी इसके लिए सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी शेयर करें। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए स्टे होम, कीप स्टडीइंग।